नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टडी विथ आर एग्जाम वॉरियर्स। मैं हूँ राज महेश्वर और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम 3 चैप्टर देख चुके हैं। बता दें कि हमने NCERT साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। इससे पहले क्लास 8 का सीरीज पूरा हो चुका है, जो कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और अभी जो सीरीज चल रहा है वो क्लास 9th का है, चैप्टर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना। ओके, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो होते हैं परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है तो वो हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, इस चैप्टर में जानेंगे। और परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, मतलब क्या परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अविभाज्य होते हैं ऐसा किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ओके, कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि परमाणु सच में अविभाज्य होते हैं या फिर विभाज्य होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में 19वीं शताब्दी में पूरा शोध चलने लगा। शोध इस बात का चलने लगा था कि अगर परमाणु अविभाज्य हैं तो इसमें चार्जों का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। चार्ज का स्थानांतरण बोले तो उसमें एक संकेत दिखाई देता है, आवेशों का स्थानांतरण अर्थात स्थिर विद्युत आवेश। इसके तहत क्या होता है कि विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चलन की परिस्थितियां पता चलती है उसमें। तो अब हम लोग देखेंगे पदार्थों में आवेशित कण के बारे में देखेंगे। जैसा कि क्रियाकलाप 1 में दिखाया गया, सूखे बालों पर कंघी करने पे कंघी कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। डैट मीन्स यहाँ भी आवेश का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यही आवेश का दो पदार्थों के बीच में आवेश का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। ओके, उसी तरह कांच की एक छड़ सिल्क के कपड़ों पर रगड़िए और इस छड़ को हवा में भरे गुब्बारे के पास लाइए तो गुब्बारा अपने स्थान से हिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आवेश के कारण ही होता है। ओके, क्योंकि उनमें विद्युत आवेश आ जाते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है, विद्युत आवेश आ जाता है। ओके, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु क्या है, विभाज्य है और आवेशित कणों से बने हुए हैं। क्या परमाणु विभाज्य होते हैं और आवेशित कणों से बने होते हैं। डैट मीन्स डाल्टन का जो सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य है, ये खंडित हो गया। यह क्या हो गया, खंडित हो गया। और इसका पता सबसे पहले लगाने का प्रयास किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किनका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे थॉमसन ने। वैसे हम लोग याद कर लें एक साथ, PEN पेन GTC। ओके, PEN पेन GTC करके हम लोग याद कर सकते हैं। P फॉर प्रोटॉन का खोज जी फॉर गोल्डस्टीन ने किया। E फॉर इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन ने किया। और N फॉर न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग तीनों का नाम याद रख सकते हैं। तो ये ओके, ये हो गया ट्रिक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किन्होंने, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले इलेक्ट्रॉन के संबंध से जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन जो महोदय थे, इन्होंने 1886 ईस्वी में नए विकिरण की खोज की। ठीक, उस समय उस विकिरण का नाम केनाल डे रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गोल्डस्टीन केनाल डे, इन्होंने केनाल डे के बारे में बताया। ठीक है, केनाल डे के बारे में बताया। कब बताया, 1886 में बताया। प्रोटॉन के बारे में उस समय नहीं बताया था। ठीक, प्रोटॉन के बारे में बाद में पता चला था, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से भी पहले 1886 ईस्वी में केनाल डे के बारे में बताया गया। और प्रोटॉन जो है बाद में ये किरणें धनावेशित विकिरण थी और बाद में इसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ओके, जब ये केनाल डे जो कि क्या, केनाल डे क्या एक धनावेशित विकिरण है, जब इसका खोज हो गया तो अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश जो था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। प्रोटॉन की बात हो रही है। जब प्रोटॉन की खोज हुई किससे, केनाल डे से, तो इसका आवेश जो था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था किंतु विपरीत था। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है। इनका द्रव्यमान की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ओके, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया, बाद में इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। समानता इलेक्ट्रॉन के द्वारा और प्रोटॉन को P के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सब तो मालूम ही होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब प्रोटॉन का खोज हो गया तो ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। ओके, क्या करते हैं, आवेशों को संतुलित करते हैं।
यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन जो होता है परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जाता, ऐसा प्रतीत हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना। जब ये बात चलने लगी कि प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो उसके लिए संरचना परमाणु की संरचना हम लोग देखेंगे। तो परमाणु की संरचना सबसे पहले कि जे थॉमसन महोदय ने ही प्रस्तुत किया था। सबसे पहले किसने दिया था परमाणु की संरचना? पहला मॉडल किसने दिया था? तो जे थॉमसन महोदय ने ही दिया था। क्या दिया था? इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहला मॉडल किसने परमाणु संरचना का दिया? तो जे थॉमसन ने ही दिया। और इनके अनुसार क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक से लगे सूखे मेवों की तरह था। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या था? क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह था। या आप तरबूज का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह तथा जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह होता है। डैट मीन्स अगर मान लेते हैं ये एक तरबूज है और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये मान लीजिए रेड कलर है। ओके, तो ये आपका प्रोटॉन हो जाएगा, लिखा भी है, ये धनात्मक गोला है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल यही बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? धनात्मक गोला होते हैं, ऐसा बताया गया था इनके द्वारा। अब यहाँ पे थॉमसन के बारे में देख लीजिए। थॉमसन जो थे, इनका जन्म 1856 से 1940 के बीच में हुआ था। ओके, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इलेक्ट्रॉन का खोज किया था इन्होंने। कब? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो हुआ था 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। ओके, और इसी खोज के कारण 1906 ईस्वी में इनको भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 में हुआ था। ओके, 1897 में, और इसी के कारण 1906 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अब चलिए, थॉमसन ने प्रस्तावित किया था परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है। सही बात है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। ओके, ऐसा इन्होंने बताया था। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। परमाणु क्या होते हैं? विद्युतीय रूप में क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होते हैं। किसने बताया था सर्वप्रथम? तो थॉमसन महोदय ने बताया था। ओके, अब आगे देखेंगे कि थॉमसन ने तो ये बता दिया था कि परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। क्या? तो दूसरा मॉडल जो है रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ऊपर बन गया था कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं, ठीक है, किसने बताया था? तो जे थॉमसन ने बताया था, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे। तो अनरेस्ट रदरफोर्ड जो थे ये जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से पूछता है क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने ठीक सोने की पन्नी ली थी। तो यहाँ पूछता है किसकी पन्नी ली थी? तो सोने की पन्नी से। ये क्वेश्चन एक हो गया। कौन से किरण को टकराया था इसके ऊपर से? तो अल्फा कणों को टकराया था। किसको टकराया था? अल्फा कणों को टकराया था। किस पे? सोने की पन्नी पे। 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी ये। कौन? सोने की जो यह पन्नी थी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अब देखिए, अल्फा कण जो टकराया गया था अल्फा कण को सोने की पन्नी पे, तो ये द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। तो अल्फा कण की प्रकृति है, क्वेश्चन पूछता है अल्फा कण की प्रकृति जो होती है किसके बराबर होती है? तो हीलियम के जैसी होती है। किसके बराबर होती है? हीलियम के जैसी होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये हो गया। ओके, और ये जो होते हैं हीलियम क्या? धन आवेशित होता है। तो अल्फा कण भी इसकी प्रकृति कैसी होगी? धन आवेशित होगी। अल्फा कण कैसी है? धन आवेशित है। तो 2 क्वेश्चन आपका बन चुका है। ओके, चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। और जब टकराया गया तो बहुत कुछ निष्कर्ष निकला। अब इस निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि कुछ तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो थे सोने के पन्नी से सीधे निकल गए, मतलब इधर से उधर निकल गए। ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, कुछ विक्षेपित हो गया। और तीसरा, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, एक कण वापस आ गया। तो इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला वो हम लोग देखेंगे अब। तो इससे पता चला कि परमाणु के भीतर अधिकतर, पहला जो पॉइंट था सीधे चला गया, निकल गया। इसका मतलब परमाणु के भीतर जो होता है नाभिक में, ठीक है, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग क्या है? खाली है, वैकेंट है। ओके, वही बता रहा है परमाणु के भीतर अधिकतर भाग क्या है? खाली है, इसलिए सब निकल जाते हैं। अल्फा कण क्या होता है? अधिकतर अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं, सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। वही दूसरा क्या था? बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है।
क्या, धनावेशित भाग बहुत कम है। और तीसरा आपका ये था कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिसके कारण यह संकेत मिलता है कि यह सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक है, प्राप्त आंकड़ों से यही निष्कर्ष निकलता है कि निकलता है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी है। ओके, ऐसा उन्होंने बताया। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात है ये 3 पॉइंट ये याद रखने की आपको कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। क्या, परमाणु का केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। धनावेश, तभी तो वो रिटर्न हो रहा था। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ओके, तो इससे एक पता चला, क्योंकि एक कण जो था क्या हो रहा था, रिटर्न हो रहा था, और अल्फा कण भी प्लस है और केंद्र भी आपका प्लस है, तभी तो वो रिटर्न हो रहा था। माइनस रहता तो चिपक जाता उससे। ओके, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या, चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का आकार जो होता है परमाणु की आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, तभी तो छोटा होता है, जिसके कारण उसको बहुत सारा रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। ये चीज़ इन्होंने, ये 3 चीज़ पता लगाया था रदरफोर्ड महोदय ने। रदरफोर्ड महोदय के बारे में एक बॉक्स यहाँ दिया गया था, ये देख लेते हैं। नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है इनको, किस, रदरफोर्ड महोदय को नाभिकीय भौतिकी का जनक। क्यों, क्योंकि नाभिक का खोज इन्होंने ही किया था। नाभिक का खोज इन्होंने ही किया था। ओके, नाभिक का खोज इन्होंने ही किया था। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक की त्रिज्या। ओके, और नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे, रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणुओं के नाभिक की खोज, ये तो अभी बताया ना, नाभिक का खोज इन्होंने किया, के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1906 में उनको मिला था थॉमसन महोदय को, 8 में इनको मिल गया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ क्या थी। तो परमाणु मॉडल की कमियाँ, यह इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। ठीक है, कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां की अगर बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और जब वो चक्कर लगाते हैं तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है, और इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करते हुए नाभिक से टकरा जाएगा, जिस कारण से परमाणु अस्थिर हो जाएंगे। ठीक है, तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है, परमाणु अस्थायी होते हैं, दैट मीन्स उदासीन होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा इनके मॉडल में नहीं बताया गया था। तो अब बोर के परमाणुविक मॉडल, तीसरा मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, बोर का परमाणु संरचना। नील्स बोर के परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है, जानेंगे। जो रदरफोर्ड के परमाणु संरचना की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये संरचना लाया गया था। तो चलिए, इसमें क्या, इसकी अवधारणा क्या थी कि इस इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन्होंने बताया था ये बात, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। सबका अपना अपना कक्षा पहले से ही निश्चित था। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकृत नहीं होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा का हनन नहीं होता है। और जैसे ही वो आगे या पीछे जाएंगे अपना कक्षा छोड़ के, तो उसका ऊर्जा का ह्रास होगा। ये बताया था, ठीक है, कौन, बोर महोदय ने बताया था कि अगर सबका इलेक्ट्रॉन का जो होता है कि अपना निश्चित कक्षा होता है, और उस निश्चित कक्षा में रहते हुए वो ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर नीचे जाएंगे, क्या होगा, कक्षा जैसे ही चेंज करेंगे उससे क्या होगा, ऊर्जा भी चेंज होगा, ऊर्जा का भी ह्रास होगा। ओके, तो मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा। जैसे ही ये अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरे कक्षा में प्रवेश करेंगे तो इनकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कमी या बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। इस तरह से इन्होंने अस्थायित्व, परमाणु अस्थायित्व का सिद्धांत दे दिया। ओके, नील्स बोर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका जन्म 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। ओके, 1922 में
उनको परमाणु की संरचना पर उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको 1922 में मिला था, बोर महोदय को। 6 में थॉमसन को, 8 में रदरफोर्ड को और 22 में बोर महोदय को मिला था। ओके, इनकी 3 पुस्तकें हैं, प्रकाशित हुई है। ओके, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा बुक है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, अब चलिए, तो इन्होंने ऊर्जा स्तर के बारे में बता दिया कि बोर महोदय ने कि कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये जो आप किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर, ठीक है, अब यहाँ पे जो दिख रहा है 1 नंबर, ये ऊर्जा स्तर के कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग होगा, एल का अलग होगा, एम का अलग होगा, एन का अलग होगा। ठीक है, 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया गया है। अब चलिए अगला कण जो पढ़ना है हमें न्यूट्रॉन के बारे में। 1932 ईस्वी में चैडविक महोदय ने एक और अपरमाणविक कण का खोज निकाला जो अनावेशित था। अब देखिए, वो सब तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया था वो आवेशित था, लेकिन न्यूट्रॉन जो है अनावेशित है, उदासीन है, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है। इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अनावेशित है, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है, अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। इसका नाम क्या? न्यूट्रॉन पड़ा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं, किस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। ओके, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं, कोई भी परमाणु होता है, मान लीजिए परमाणु है और ये इसका नाभिक है। ओके, तो इसमें जो है ये जो 2 बिंदी डाला है मैंने, एक हो जाएगा आपका प्रोटॉन और एक हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, और ये जो चक्कर काट रहा है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका परमाणु का इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है, और ये आपका न्यूट्रॉन उदासीन है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है आपका, नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होता है। नाभिक आपका क्या है होता है? धन आयन होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसके बारे में भी बोरी महोदय ने बताया था। बोर और बोरी महोदय ने बताया था। ओके, बोर और बोरी महोदय ने बताया था। इसके लिए उन्होंने 2n² एक सूत्र दिया था, जहाँ n इक्वल टू कक्षा संख्या होगा, अधिकतम कक्षा संख्या होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था 2n², जहाँ n इक्वल टू कक्षा संख्या हो गया। अगर पहला कक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा कक्षा की बात करें तो n इक्वल टू 2, डैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा में 18 होंगे, चौथा में 32 होंगे। इस तरह से उन्होंने बता दिया। अब 1 से लेकर 18 तक के तत्वों का परमाणुक संरचना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओके, जिसमें देखिए लिथियम के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में तो पहला कक्षा में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम के बारे में पहला कक्षा में 2, और लिथियम का 3 होता है। तो पहला कक्षा में 2 बच गया, दूसरा कक्षा में 1। ठीक, इस तरह से 18 तत्व का बता दिया गया है। सबसे बारीक उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। इन्होंने ऐसा बताया बोरी महोदय ने। आगे, किसी भी परमाणु के दिए गए कोषों में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उसके पहले वाले, मतलब ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि जब तक पहला कक्षा पूरी तरह से भर ना जाए तब तक दूसरा कक्षा को हम लोग नहीं भरेंगे। ठीक है, तो पहला कक्षा जब तक भरेगा तभी हम दूसरे कक्षा की ओर बढ़ेंगे, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। संयोजकता की अगर हम बात करें तो संयोजकता जो है आपका, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोरी स्कीम जो था, ये इन्होंने ये बताया कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स संयोजन शक्ति या संयोजकता उनकी क्या होती है? शून्य होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय तत्व। इसमें हीलियम आता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 होते हैं, बाद बाकी सभी के लास्ट में 8 होते हैं। ओके, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व का संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाता है। डैट मीन्स जो जितना त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, ओके, वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की बात करें तो सबके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इस केस में उसका संयोजकता क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। कुछ ऐसे केस आते हैं जहाँ पे
जैसे फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे केस में 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऐसे केस में 4 से ऊपर जब भी रहेंगे, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ओके, तो ऐसे केस में ये लोग ग्रहण करेंगे, त्यागेंगे नहीं। 5 है तो 3, इसका संयोजकता 3 हो जाएगा, 6 है तो इसका 2 हो जाएगा, 7 है तो 1 हो जाएगा, ओके, और 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे चार्ट दिया गया है सबका। हाइड्रोजन का 1, प्रोटॉन संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। ये क्वेश्चन पूछता है किस में 0 होता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो हाइड्रोजन में, ओके। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब KLMN यहाँ इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया गया है, कैसे करेंगे हम लोग वितरण, और संयोजकता बताया गया है। हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम की अगर संयोजकता की बात करें तो ये अक्रिया गैस है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ओके, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या जो होता है, इसका जान लीजिए, परिभाषा पूछ देता है डायरेक्ट कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कोई क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं आता। आगे चलेंगे हम लोग। द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को हम लोग बोलते हैं। हमने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था कि ये एक परमाणु है, ठीक है, और परमाणु के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और यह द्रव्यमान संख्या जो होता है, इसको हम लोग दोनों को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस में रहने के कारण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियन के अंतर्गत कौन आएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12U बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। उसी तरह एल्युमिनियम का 27U बताया गया, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि कोई भी तत्व का मतलब किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि बीच में तत्व रहेगा, नीचे में परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान संख्या। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऊपर में ये 14 जो ये नीचे n का मान, n के नीचे 7 है, डेट मीन्स नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा, ओके। चलिए अब समस्थानिक की अगर हम बात करें तो समस्थानिक वैसे तत्व को बोलते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है हाइड्रोजन का, जिसके 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। तो 11 वाले को प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोला जाता है, तो ये हो गया, ट्राइटियम हो गया, आपने देख लिया ट्राइटियम। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते हैं। ये जैसे ड्यूटेरियम क्या है, भारी जल है आपका, भारी जल, जिसका खोज HC ह्यूरे ने किया था 1932 में, ड्यूटेरियम, ठीक है। D2O बोलते हैं इसको। और टाइटियम से पूछता है, ये रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है, कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक रेडियो सक्रियता के गुण दर्शाते हैं, तो टाइटियम दर्शाते हैं। उसी तरह कार्बन के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि कार्बन 6, 12, 6, 14 आपस में क्या है, समस्थानिक है, क्योंकि परमाणु संख्या 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो उसी तरह क्लोरीन का भी दिखाया गया। तो ये सब एग्जाम्पल है जो कि क्या दिखा रहे हैं, कुछ समस्थानिक दिखा रहे हैं, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, BBI है। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। अब आगे समस्थानिक के यूज को बताया गया है। समस्थानिक का यूज कहाँ होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग जो होता है परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है, ओके। वहीं कैंसर के उपचार के लिए अगर हम बात करें तो कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। और घेघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यूज किया जाता है, घेघा रोग के उपचार करने के लिए, ओके, जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, जिसमें आयोडीन 131 का यूज होता है, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट समस्थानिक हैं। जैसे हम अगर बात करें Fe59 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका यूज लोहा का, इसका यूज जो होता है अरक्तता का पता लगाने के लिए, अरक्तता रोग होता है, ठीक, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। उसी तरह हम अगर बात करें, ठीक है, सोडियम 24 की, तो यह रक्त के थक्के का पता लगाता है। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाता है, ओके। और ये रक्त रिलेटेड है, रक्ता रोग हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, रक्त थक्का हो गया, ओके। और एक होता है ल्यूकीमिया,
ल्यूकीमिया रोग का पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का यूज करते हैं, P32 ल्यूकीमिया रोग का पता लगाने के लिए। ओके, ल्यूकीमिया रोग का पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का यूज करते हैं। ओके, तो ये 3 हो गया रक्त वाला। कोबाल्ट 60 बता ही दिया मैंने आपको। यूरेनियम हो ही गया। यूरेनियम 235 का यूज जो होता है किसके लिए होता है? चट्टान की आयु पता करने के लिए होता है। अब ट्यूमर का पता करने के लिए, ट्यूमर का पता आर्सेनिक का यूज होता है। ट्यूमर का पता करने के लिए किसका? आर्सेनिक 74 का। ट्यूमर का पता करने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज होता है। ओके, आर्सेनिक 74 का यूज होता है। तो इतना सारा ये 4 एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। अब संभारिक की अगर हम बात करें तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाता है। ओके, संभारिक कहलाता है। जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। तो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, अभी हम देख लेते हैं RSTIS का ऑब्जेक्टिव। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर परमाणु की संरचना चौथा है। तो चौथा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आविष्कार न्यूट्रॉन का खोज किसने? तो न्यूट्रॉन का चैडविक महोदय ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन महोदय ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो ये तो मैंने बता दिया, बाद बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें हम। आगे देखेंगे। ये ऊपर में मैंने प्रीवियस बताया था कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। RR एग्जाम वॉरियर्स मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 83 40 75 94 53। ओके, और चलिए आगे देखते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन महोदय ने दिया था, सही बात है। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चौथा देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता संयोजन शक्ति, ठीक है। ओके, बात तो सही है। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, गलत बात है। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की, गलत है, सिर्फ 1 हो जाएगा पहला। ओके, चलिए 5 नंबर देखेंगे। 2 परमाणु के समस्थानिक आइसोटॉप्स, समस्थानिक्स क्या बोलते हैं इसको? आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स इंग्लिश याद रखिएगा, आइसोटॉप्स। ओके, तो इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या जो होगा समान होगा, किंतु परमाणु संख्या समान होगा किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। ओके, और संभारिक को आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, परमाणु संख्या अलग अलग और द्रव्यमान संख्या एक समान। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कौन? तो रेडियम नहीं है, बाद बाकी तीनों है, ठीक है, 1 3 4। ओके, समस्थानिक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में होता है, ईंधन के, सही बात है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार करता है, सही। आयोडीन का समस्थानिक घेगा रोग का, मतलब 1 2 3 यहाँ तीनों हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये तीनों बता दिया। चौथा चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। केमिस्ट्री आज से खत्म और कल से मतलब आगे से जीवन की मौलिक इकाई, डेट मीन्स बायोलॉजी स्टार्ट होगा। बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब केमिस्ट्री बोरिंग लगा था पिछला चैप्टर में, बट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। बायोलॉजी है अगला चैप्टर। उससे पहले जाने से पहले मैंने बता दिया था कि मेरा चैनल जो है RR एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ से। आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी PDF वगैरह हैं, सेट प्रैक्टिस, ये सब वहाँ पे करवाया जाता है। जितने भी बुक्स ऑनलाइन हैं सब अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और साथ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, ठीक है, तो आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं 83 40 75 94 53। और साथ साथ थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी बढ़ाइए और शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।